हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द मेथड्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस एक्सप्रेशन। मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मेथड्स कौन कौन से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। एंड इसमें हम लोगों ने 3 मेथड और उसके एग्जांपल्स को समझा था। पहली मेथड जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी परसेंटेज बाय मास, बराबर है, जो कि बहुत सिंपल कंसेप्ट था। सेकेंड वाला जो था दैट इज़ परसेंटेज बाय वॉल्यूम था। एंड तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा था, इट वाज अबाउट द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा हमें इस लेसन में, आगे भी कई बार मोल फ्रैक्शंस आएंगे, राइट। तो मोल फ्रैक्शंस पढ़े थे हम लोगों ने, ये 3 तरीके हो गए थे। इसके बाद चलते हैं चौथे तरीके की तरफ, जिसका नाम होता है मोलैरिटी। यहाँ पर R है, ठीक है, मोलैरिटी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल M, दैट इज मोलैरिटी। नाउ मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? तो मोलैरिटी का मतलब हम लोग कुछ ऐसे दे सकते हैं, दैट इज मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved or you can say present per liter of a solution, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखिए, 1 लीटर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट्स कितने होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोलैरिटी। मैथमेटिकली मोलैरिटी को डिफाइन करना है तो मोलैरिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर्स। देखिए, इसका मतलब ये हो गया, मैं आपको बता सकता हूँ कि M इज इक्वल टू N/V हो गया, ठीक है, ये हो सकता है। यहाँ से कभी अगर नंबर ऑफ मोल्स निकाल के दो, कहेगा कि इतनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम इतना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के दो, तो सीधा M/V कर देंगे, आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। लेकिन गाइस, ये जरा सोचिए, न्यूमेरिकल कभी इतना सिंपल नहीं देगा, राइट। एंट्रेंस में इतना सिंपल न्यूमेरिकल कभी नहीं देगा आप लोगों को, इसे मॉडिफाई करके देगा। अब नंबर ऑफ मोल्स की बात अगर करते हैं तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। एंड हेंस हम लोग मोलैरिटी के लिए दूसरा तरीका फॉर्मूला बनाएंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है? मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट यहाँ पर है V इन लीटर। अब यहाँ एक चीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में अगर है तो मोलर मास आप लोग लेंगे ग्राम पर मोल में, लेकिन मास अगर किलोग्राम में है तो आपको इसे भी किलोग्राम पर मोल में लेना पड़ेगा। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि हर बार आप लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन बनाएंगे? नहीं, हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे ml में, छोटे छोटे क्वांटिटी में बनाएंगे, तो ये ml में हो सकता है। लेकिन डेफिनेशन की तरफ ध्यान दें तो ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स ये कि मोलैरिटी को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? मोल पर लीटर। देखिए, मोल पर लीटर ये ऐसे, या फिर मोल पर लीटर ऐसे, और इसे हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। माना कि हम लोग ml में सॉल्यूशन बनाएंगे, लेकिन फिर भी उसका यूनिट किस में आना चाहिए? मोल पर लीटर। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जरा देखिए, मोलैरिटी। नाउ मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय W2। पूरे लेसन में हम लोग W2 जब भी आएगा समझ लेंगे मास ऑफ सोल्यूट है। मोलर मास ऑफ सोल्यूट ये हम लोग रिप्रेजेंट करते बाय M2 से, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हम लोग रिप्रेजेंट करते बाय M2 से, इनटू V इन ml अगर आ गया और सेंटीमीटर क्यूब आ गया, तब भी हमें इसे पर लीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? ml डिवाइडेड बाय 1000। क्यों? क्योंकि ml डिवाइडेड बाय 1000 करें तो वो पर लीटर हो जाएगा, उतना ml पर लीटर। तो यहाँ पर अगर आप 1000 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर चला जाएगा गाइस। सो देयरफॉर मोलैरिटी निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला कौन सा आ गया? कुछ ऐसा आ गया, दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू W2, मतलब मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। क्लियर है गाइज? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। नाउ मोलैरिटी में एक चीज़ के तरफ ध्यान रखिए, कभी न्यूमेरिकल में अगर कहता है कि आपके पास मोलर सॉल्यूशन है,
तो मोलर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है दैट इज मोलर सॉल्यूशन की मोलैरिटी, इसका मतलब ये होता है कि इट इज अबाउट द 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर मतलब 1 मोल पर लीटर। कभी अगर आप लोगों को कहता है कि नहीं डेसी मोलर सॉल्यूशन है, तो डेसी मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है 1/10 दैट इज m/10। तो यहाँ पर 1 हो गया, m मतलब मोलर, तो ये हो गया 0.1 मोलर सॉल्यूशन। कभी अगर आपको कहता है कि नहीं सेमी मोलर सॉल्यूशन है, तो सेमी का मतलब होता है हाफ, होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 0.5 मोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। नाउ गाइस मोलैरिटी के बारे में एक और पॉइंट याद रखिए कि मोलैरिटी जो है m इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। व्हाई? क्योंकि मोलैरिटी इज डिपेंड ऑन द वॉल्यूम एंड वॉल्यूम क्या होता है? टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसीलिए मोलैरिटी ये जो कंसेप्ट रहेगा, ये कंसेप्ट अभी क्या रहेगा? तो ऑब्वियसली टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा। तो इतने सारे तरीके से हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मास दिया है, ये फॉर्मूला बना सकते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला बना सकते हैं, या फिर ये तो हमें याद रखना ही है। एंट्रेंस में कई बार न्यूमेरिकल अलग तरीके से पूछा जाता है, तो ऐसे केस में हम लोग मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, जरा ये याद रखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। कुछ मैं आप लोगों को फॉर्मूले देता हूँ। तो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले में आप लोगों को एक तरीका, ये एक फॉर्मूला ये होता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू सोलुबिलिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू सोलुबिलिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलूट, ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरा एक और फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, दैट इज परसेंटेज ऑफ सोलूट इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलूट। इन फॉर्मूले से भी हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मोलैरिटी कैलकुलेट करने के 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने आपको दिए एंड पर्टिकुलरली एंट्रेंस में आप यही ज़्यादा काम करेंगे। क्या है मोलैरिटी? तो सोलुबिलिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलूट, या फिर हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज परसेंटेज ऑफ सोलूट इंटू 10 इंटू डी, डी मतलब डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलूट। इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करा के दे सकते हैं मोलैरिटी। नाउ यहाँ मोलैरिटी के बारे में ज़रा सोचिए, हमें थोड़ा सा अलग तरीके से भी क्वेश्चन कहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये है एक सॉल्यूशन, ठीक है, इसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, सपोज करते V1। अगर ये सॉल्यूशन है तो इसका कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन होगा मोलैरिटी में, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन मैं मानता हूँ कि M1 है। सोचो जरा, अगर मैंने इसे डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करने से कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। हमेशा याद रखिए, देखिए मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, N/V का मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी होता है, और मोलैरिटी ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का ही तरीका हो रहा है। तो जैसे जैसे आप लोग वॉल्यूम बढ़ाओगे, मतलब सॉल्वेंट ऐड करोगे, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम कम हो जाएगा। मैं इसे डाइल्यूट करता हूँ, इसे डाइल्यूट करने से इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सपोज इसका वॉल्यूम हो गया V2, तो ऐसे केस में नए वाले सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? दैट इज M2। ये क्या होगा? ये कैलकुलेट करने के लिए हमें पूछा जा सकता है। तो M2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी सोचने वाली बात है। मैं आपको एक और तरीका देता हूँ। मोलैरिटी निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इससे हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलूट। कभी कभी कह सकता है न्यूमेरिकल में कि इतना ग्राम सोलूट इतने लीटर पानी में डिजोल्व है, या इतने लीटर सॉल्वेंट में डिजोल्व है, तो डायरेक्टली हम लोग ग्राम पर लीटर ले लेंगे एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोलूट। ये करके भी हम लोग मोलैरिटी निकाल सकते हैं। अब इसकी बात करते हैं, इससे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इससे हम लोग एक नाम देंगे, दैट इज मोलैरिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन, या फिर हम लोग इसे डाइल्यूशन फॉर्मूला भी कह सकते हैं। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? डाइल्यूशन फॉर्मूला। सोचिए कैसे होगा डाइल्यूशन फॉर्मूला। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एक सॉल्यूशन है आपके पास जिसका वॉल्यूम V1 है, कॉन्सेंट्रेशन M1 है,
इसमें हम लोगों ने सॉल्वेंट मिला दिया, मतलब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करा दिया, तो वॉल्यूम क्या हो क्या आ गया V2, उसका मोलरिटी क्या होगा। तो ऐसे केस में हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला ऐसे यूज करेंगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2 एंड देयरफॉर M2 इज इक्वल टू M1V1 अपॉन V2 हो जाएगा। इस तरीके से आने वाला जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी आप लोगों को मिल जाती है। देखिए अब जरा सोचिए, आप लोगों के पास इसके ऊपर कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए मेरे पास 4 ग्राम NaOH है, न्यूमेरिकल हमें ये कहता है कि 4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml H2O। कैलकुलेट मोलरिटी, क्या होगी रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी। क्या कह रहे हैं हमें क्वेश्चन, 4 ग्राम NaOH को हम लोगों ने डिजोल्व करके रखा है 100 ml वाटर के अंदर, तो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या है। देखिए मोलरिटी निकालने के लिए आप लोगों को क्या फॉर्मूला दिया था मैंने, W2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू V इन ml एंड न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो W2 कितना है 4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 100 है, वॉल्यूम 100, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट कितना है NaOH का, सोडियम का एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इन सब का टोटल कितना आता है 40। तो अब देखिए 1 2 0 गए, तीसरा 0 भी गया, दैट इज 4/4, कितना आ गया सोल्यूशन की मोलरिटी 1 आगे, सोल्यूशन की मोलरिटी कितनी आ गई 1 आ गई। तो यहाँ पर ये मोलरिटी का कॉमन फॉर्मूला मैक्सिमम केस में ये यूज होता है, बट आप लोगों को ये ध्यान रखना है ये 2 फॉर्मूले तो बहुत ही काम के हैं एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से। मोलरिटी कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया। फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि एक सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट कर सकते हैं दूसरे सॉल्यूशन में, तो आने वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी ये भी हम लोग निकाल कर दिखा सकते हैं। कैसे निकाल कर दिखा सकते हैं, चलो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल प्लेस करता हूँ। सपोज करिए कि मेरे पास है एक सॉल्यूशन, दिस इज सॉल्यूशन A। मैं कहता हूँ कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन है 0.5 मोलर का एंड इसका वॉल्यूम है 25 ml है कंडीशन। तो यहाँ पर आप लोगों को मोलरिटी मिल गई एंड इसका वॉल्यूम मिल गया। मैं इसे डाइल्यूट करता हूँ एंड इसका वॉल्यूम बना देता हूँ 50 ml, मतलब इसमें 25 ml पानी मैंने मिला दिया। तो आने वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या, तो ये देखिए ये पहला सॉल्यूशन है आपके पास, ये दूसरा सॉल्यूशन है राइट। तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 एंड देयरफॉर M2 इज इक्वल टू व्हाट, M1V1 डिवाइडेड बाय V2। अब आपके पास तो वैल्यूज है, M1 कितना है 0.5 गैस, ठीक है, V1 के V1 कितना है 25 ml एंड ये कितना है V2 कितना हो गया 50। तो अब M2 कितना आएगा, तो ये 1/2 हो गया है ना, ये 1/2 एंड ये 0.5 का 1/2, मतलब 0.5 का 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, तो 0.25 हो जाएगा मोलरिटी आ जाएगा। आप लोग इसे चेक करेंगे। इस तरीके से हमें मोलरिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 2 तरीके हो गए। मोलरिटी के ऊपर हमें एक और तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा जरा आप लोग समझिए उस कंडीशन को। मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर इसे हम लोग कहते हैं, मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। ये भी आजकल कंसेप्ट यूज़ किया जाने लगा है ज़्यादातर, क्योंकि ये तो कॉमन क्वेश्चन बनते हैं। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर मतलब क्या, मीन्स सपोज करिए मेरे पास है एक सॉल्यूशन A जिसका कॉन्सेंट्रेशन है M1, इसका वॉल्यूम है V1। मेरे पास है दूसरा सॉल्यूशन B जिसका कॉन्सेंट्रेशन है M2, इसका वॉल्यूम है V2। मैं इन दोनों को मिला देता हूँ तो वॉल्यूम बन के आ जाता है C, मतलब सॉल्यूशन बन के आ जाता है C। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया V1 प्लस V2, बराबर है, क्लियर हो रहा है। 2 अलग अलग सॉल्यूशन लिया, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन एंड दोनों के वॉल्यूम आपके पास है। मैं कहता हूँ कि इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, कर देते हैं। इन दोनों को हम लोगों ने मिक्स कर दिया, नया वाला सॉल्यूशन बन के आ गया C। बताइए आने वाले सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या। तो मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर इट इज गिवन बाय M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2।
टोटल वॉल्यूम, V1 प्लस V2 क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम, एंड ये इनके कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम थे। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है, ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, बाय फॉर्मूला M इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। इस तरीके से हम लोग इसे कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर क्लियर हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये है मिक्सचर के मोलैरिटी कैलकुलेट करने के ऊपर का एक न्यूमेरिकल। क्या कहता है हमें कि इफ 1 मोलर एंड 2.5 लीटर NaOH इज मिक्सड विथ अनदर 0.5 मोलर एंड 3 लीटर ऑफ NaOH solution, then the molarity of the resultant mixture will be। आपके पास दो सॉल्यूशन है NaOH के। एक जो सॉल्यूशन है उसमें कंडीशन क्या है कि मोलैरिटी 1 है एंड 2.5 लीटर उसका वॉल्यूम है। दूसरा सॉल्यूशन उसकी मोलैरिटी 0.5 है एंड उसका वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर। आने वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताइए। तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर हम लोगों ने कैसे रिप्रेजेंट किया, बाय कैपिटल M। तो M इज इक्वल टू क्या था, M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय क्या था, टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो 1 इंटू 2.5 प्लस 0.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय दैट इज 2.5 प्लस 3, ये हो गया टोटल वॉल्यूम। तो ये 2.5 प्लस ये 1.5, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5.5, है ना, ये हो जाएगा 5.5। आप लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। ये रिजल्टेंट मोलैरिटी हो गई, नियर अबाउट 0.7 के आसपास इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इस तरीके से आप लोग डिटरमाइन करके दिखाएंगे। गाइस सोचो, थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। कैसे क्वेश्चन पूछता है, पहले उस कंडीशन को समझो। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V1 है एंड उसका कॉन्सेंट्रेशन है M1। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, M1 है। अब मैं दूसरा सॉल्यूशन बनाना चाहता हूँ जिसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे M2 लाना है। ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2, नो डाउट। लेकिन इसमें मुझे कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट दैट इज वाटर इज टू बी एडेड। इस कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन के इतने वॉल्यूम को मुझे इतने वॉल्यूम के इतने कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो उसमें कितना वॉल्यूम वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालते देखिए। तो V2 माइनस V1 ऑब्वियसली दोनों का डिफरेंस आप लोगों को पता चल जाएगा, इतना वॉल्यूम ऐड करना है। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये होता है M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M2 इंटू V1। ये भी फॉर्मूला याद रखेंगे, खासकर नीट एंड जेईई के स्टूडेंट्स। जरा सोचिए, ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछता है, हम लोग इजी से डिफिकल्ट लेवल की तरफ आगे, ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कहेगा कि एक सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है, वॉल्यूम इतना है, हमें उसके कॉन्सेंट्रेशन को इतना करना है, बराबर है ना, हमें इसके कॉन्सेंट्रेशन को इतना करना है। तो ऐसे केस में आप लोगों को उसमें कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, V2 माइनस V1। दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं क्या सर, सोचने वाली बात है। हाँ कर सकते हो। देखिए V2 इज इक्वल टू ये होता है ना M1V1 डिवाइडेड बाय M2। हाँ पहले ये निकालना पड़ेगा एंड देन क्या करना पड़ेगा, V2 माइनस V1। दोनों का आंसर टैली करके देखोगे सेम ही आता है। तो गाइस ये है मोलैरिटी का कंसेप्ट, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। मोलैरिटी का कंसेप्ट क्लियर है, क्या है मोलैरिटी, मोल पर लीटर। यूनिट अगर याद रखते हैं तो उसकी डेफिनेशन ही उसके अंदर है। कोई आप लोगों को स्टेट बोर्ड में लिख कर मांगने वाला है नहीं, सीधा एंट्रेंस में क्वेश्चन देगा, कहेगा कि ये सॉल्व करके दो, आने वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है ये बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर करते आने चाहिए। क्लियर है मोलैरिटी का ये कंसेप्ट। सो गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट तरीका कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसके तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए, दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, अभी तक आप लोगों ने परसेंटेज बाय वॉल्यूम पढ़ा था, टेम्परेचर डिपेंडेंट था। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था। मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट था।
मोलैरिटी का फॉर्मूला हमेशा साथ में रखेंगे जब मोलैरिटी पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी को आपने कैपिटल M से रिप्रेजेंट कराया था, मोलैलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते बाय स्मॉल m, राइट। अब इसे हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं जरा देखिए। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved per kilogram of solvent, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है क्योंकि मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, कैसे डिफाइन करा है आप लोगों ने, देखिए। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम मास सॉल्वेंट के अंदर आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या करा दिया, डिसॉल्व करा दिया। मोलैलिटी मैथमेटिकली आप लोग कैसे बना सकते हैं जरा सोचिए फिर। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये किलोग्राम में है, क्या ये ज़रूरी है कि किलोग्राम में हो? नहीं, हम लोग ग्राम में भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रा सोचिए मोल्स कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने देखा है मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो मास अपॉन मोलर मास के हिसाब से इसे टर्न करा लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए मास ऑफ सोल्यूट आप लोग किस में लेते हो, W2, ग्राम में हो सकता है, किलोग्राम में हो सकता है। मोलर मास M2 से लेते हैं, है ना। एंड देन यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मैंने ग्राम में ले लिया तो, क्योंकि न्यूमेरिकल में मैक्सिमम टाइम ग्राम में ही आएगा, इन ग्राम। डेफिनेशन क्या कहता है इसका कि मोल पर केजी हो गया ना, ये देखिए मोल पर केजी, तो इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो उसे 1000 से डिवाइड करते हैं, मतलब इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो मोलैलिटी स्मॉल m ये कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ऐसा फॉर्मूला आया कि नहीं आया। तो यूनिट के बारे में सोचिएगा, इस मोलैलिटी का जो यूनिट होता है, मोलैलिटी का यूनिट क्या आ रहा है, मोल पर केजी आ गया, मोल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व्ड है, ये होता है मोलैलिटी, राइट। ये मोलैलिटी है। अब गाइस मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको 2 अल्टरनेटिव फॉर्मूले देता हूँ। मैंने आज ही आपको एक फॉर्मूला दिया था मोलैरिटी में, वो मेरी गलती हो गई थी। मोलैलिटी का फॉर्मूला मैंने मोलैलिटी में दे दिया, सॉरी मोलैलिटी का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को मोलैरिटी में दिया था, यहाँ पर उसे यूज़ करोगे। दैट इज मोलैलिटी इज इक्वल टू सोलुबिलिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट ये फॉर्मूला कई बार हमें यूज़ करने को मिलेगा। तो मोलैरिटी के लिए इसे यूज़ नहीं करना, मैं आपको रिवाइज करके दे रहा हूँ। मोलैरिटी में मैंने आपको इससे बताया, ये मोलैरिटी में यूज़ नहीं करना। कभी कभी होता है, कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन वो तब होता है जब मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का आंसर सेम होगा। अदरवाइज हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, मोलैलिटी के लिए। यही याद रखेंगे मोलैलिटी के लिए। और हम लोग मोलैलिटी के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला बनाएंगे और ये याद रखेंगे क्योंकि बड़ा आसान न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये काम में आता है। दैट इज 1000 इंटू परसेंटेज बाय मास ऑफ सोल्यूट, परसेंटेज बाय मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। शायद यही एक फॉर्मूला है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं इसे। हाँ, ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है। देखिए मोलैलिटी हम कैसे डिटरमाइन करके दे सकते हैं। दैट इज मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू परसेंटेज ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा।
ये तो सबसे सिंपल फॉर्मूला था इसका, लेकिन एंट्रेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये हमारा हेल्प करेगा। कैसे करेगा हम लोग चेक करते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल सॉल्व करके। अब इस एग्जाम्पल का कहना क्या है, इस क्वेश्चन का कहना क्या है, देखिए 34.2 ग्राम ऑफ शुगर वॉज डिजॉल्व। शुगर मतलब सुक्रोज होता है, जिसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है। 34.2 ग्राम ऑफ शुगर वॉज डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस 214.2 ग्राम ऑफ शुगर साइरप। टोटल सॉल्यूशन का मास कितना आ गया, इतना। कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन द साइरप। आपको मोलैलिटी भी निकाल के देनी है एंड आप लोगों को मोल फ्रैक्शन भी निकाल के देने के लिए कहा है। अब मोलैलिटी के लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, नो डाउट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, इससे भी आएगा। देखिए मास आएगा ये 1000 तो ये M2 सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल लेंगे एंड मास ऑफ सॉल्वेंट ये भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन है। लेकिन इससे भी छोटा फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला, ठीक है। एंट्रेंस में ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि इससे हमारा टाइम बचेगा। कैसे बचेगा सॉल्व करके देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। देखिए आपके पास गिवन में क्या क्या है जरा सोचिए पहले, क्योंकि एक वैल्यू हमें इससे सेपरेट करनी है। आपके पास मास ऑफ शुगर है ना, मास ऑफ शुगर। मास ऑफ शुगर का मीनिंग क्या, W2 कितना है 34.2 ग्राम। आपको पता है M2 कितना आता है इसका, शुगर का फॉर्मूला C12H22O11 होता है। ये कार्बन का एटॉमिक वेट दिया है, हाइड्रोजन का भी दिया, ऑक्सीजन का दिया है, ये आता है 342 ग्राम पर मोल, ये मुझे पता है। क्या आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ वाटर, तो सॉल्यूशन का मास, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट कर लेते ना, हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 214.2 माइनस सॉल्यूशन का मास कितना है 34.2। इसे अगर देखें तो ये आंसर आएगा 180 ग्राम। अब हम लोग मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले मोलैलिटी कैसे निकालते ये देख लीजिए इन शॉर्ट, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो आप लोगों ने पढ़ के रख लिया है। मोल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो वो भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए मोलैलिटी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला दिया था मैंने, सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सर अब सोलुबिलिटी क्या है ये समझना पड़ेगा। जी हाँ, सोलुबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ ए सॉल्वेंट। सोचिए आप घर में एक शुगर का सॉल्यूशन बना रहे हैं, आधा ग्लास पानी ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच शुगर ऐड कर दीजिए, डिज़ोल्व करिए, हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में शुगर को ऐड करते जाइए करते जाइए करते जाइए। यू विल ऑब्जर्व गाइस कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पर शुगर ये पानी में डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। तो शुगर जब पानी में डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा तो ऐसे केस में हम लोग कह लेंगे कि सॉल्यूशन अब सैचुरेटेड हो गया एंड जितना मैक्सिमम डिज़ोल्व हो चुका है वही उसकी सोलुबिलिटी होती है, ठीक है। अब सोलुबिलिटी अलग अलग यूनिट्स में ली जाती है। सोलुबिलिटी मतलब मोलैरिटी भी ली जाती है, मोल्स में अगर लिए तो मोल पर लीटर इससे लेते हैं, या फिर सोलुबिलिटी हम लोग ऐसे भी लेते हैं ग्राम पर 100 ग्राम या फिर ग्राम पर 100 ml। 100 ml में कितना ग्राम डिज़ोल्व हो सकता है उसके हिसाब से यहाँ पर वही कंसेप्ट यूज़ करना है। कैसे, देखिए यहाँ पर सोलुबिलिटी में कैसे लूँगा, तो मास 34.2 ये है ग्राम, कितने मास सॉल्वेंट में 180 पर 100 में लाना है, तो इसे मल्टीप्लाई किया बाय 100, तो ये परसेंटेज बाय मास ही तो हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सी गड़बड़ है, परसेंटेज बाय मास नहीं हुआ। परसेंटेज बाय मास तब होता जब आप लोग यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन रखते, यहाँ पर मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट रखा है तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया इंटू 100, ये हो गई सोलुबिलिटी, इंटू क्या करना है 10, इंटू 10 करना है एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ये है 342। करिए ट्राई। अगर आप लोग इसकी मोलैलिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो इसकी मोलैलिटी जो है ये आपको मिलती है 0.55 मोल पर केजी। देखिए काफ़ी कम टाइम में आप लोग मोलैलिटी को फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं।
यहाँ एक कंसेप्ट समझना था, वो कौन सा था? सोलुबिलिटी। बहुत कम टाइम में आप लोग इसे कैलकुलेट करके दिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या निकाल के देना है? मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऑब्वियसली दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर ये हम लोग लेंगे कैसे? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। तो मास अपॉन मोलर मास कितना है? मास कितना है? 34.2, मोलर मास कितना? 342। क्या ये 0.1 हो गया? जी हाँ, ये हो गया 0.1। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, सोल्यूशन किस में है? वाटर में है। तो मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है पानी का? 180। मोलर मास कितना होता है? 18। ये कितना हो गया? 10 हो गया। ये कितना हो गया? 10। तो फिर मोल फ्रैक्शन किसका निकालने के लिए कहा है? सिर्फ एक का, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मतलब टोटल मोल्स, दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 10, राइट। इसका आंसर अगर देखते हो तो 0.009 के आसपास ये आंसर आता है। आप लोग इसे चेक करेंगे, मैंने आपको रेडीमेड दे दिया, यहाँ इतना आंसर आता है। तो आप लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी कैलकुलेट करके दे सकते हो अगर पूछा होगा तो। नहीं पूछा है तो हमें ज़्यादा सॉल्व करके देने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा है उतना हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है मोलालिटी का। देखिए आपने मोलालिटी का फॉर्मूला क्या बनाया गाइस? मोलालिटी का फॉर्मूला बनाया था W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, ये ग्राम में है। W1 मतलब याद रखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। आपने मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बनाया था? दैट इज W2 इंटू 1000। यहाँ तक का टर्म बिल्कुल कॉमन है बिल्कुल कॉमन। यहाँ पे क्या था? वॉल्यूम V किसमें? ml में था। ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम टाइप से चल रहे हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ये चीज़ें चेंज है। तो मोलालिटी एंड मोलारिटी के ऊपर कई बार क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं एंड क्लियर है ये दोनों के दोनों कंसेप्ट। अब मैं आप लोगों को एक रिलेशन बताने वाला हूँ, खास एंट्रेंस के ही लिए है। इनफैक्ट ये जो कॉन्सेंट्रेशंस के तरीके हम लोग पढ़ रहे हैं ये अभी स्टेट बोर्ड से हटा दिए गए हैं, हमें सिर्फ एंट्रेंस के लिए ही इसे प्रिपेयर करना है। दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। अगर काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है एंट्रेंस में तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कहेगा कि इतने मोलारिटी का सॉल्यूशन है, बताइए उसकी मोलालिटी क्या है, या फिर इतनी मोलालिटी का सॉल्यूशन है, बताइए उसकी मोलारिटी क्या है। उल्टा भी पूछेगा, बराबर है। तो अब आप लोगों को ये समझना है कि मोलारिटी दी है तो मोलालिटी कैसे कन्वर्ट करेंगे, एंड मोलालिटी गिवन है तो मोलारिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए कंडीशन, इफ मोलारिटी इज गिवन, इफ मोलारिटी इज गिवन, तो मोलारिटी इज गिवन है, इसका मतलब ये कि हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए कहेगा? मोलालिटी कैलकुलेट करके दो, ऐसा कहेगा। तो मोलालिटी आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो m डिवाइडेड बाय d इंटू एम इंटू M2 ये फॉर्मूला है। पहले टर्मिनोलॉजी को समझिए। m का मतलब होता है मोलारिटी, ठीक है। m स्मॉल m का मतलब क्या होता है? मोलालिटी होता है। यहाँ पर d का मतलब है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हो गई सारी टर्म। और ये फॉर्मूला हमें कब यूज़ करना है कि इफ डेंसिटी इज इन किलोग्राम पर लीटर एंड m इज इन मोलर मास किलोग्राम पर मोल में होगा, तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है। ये कंडीशन के हिसाब से ये देखना ज़रूरी है। मैंने कहा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखनी पड़ेगी। और अगर डेंसिटी ग्राम पर लीटर में देता है एंड मोलारिटी ग्राम पर मोल में देता है, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट M2 मतलब मॉलिक्यूलर वेट होता है M2, इट इज़ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो मोलालिटी हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, दैट इज m इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस m इंटू M2 एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय अगेन 1000। ये कब यूज करना है? इफ d
is in gram per liter and M2 molar mass is in ग्राम पर मोल, फर्क है। देखिए ये कंडीशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो जब मोलारिटी गिवन है तो हम लोग मोलारिटी कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं, एंड इफ मोलारिटी अगर गिवन होगी तो मोलारिटी अगर गिवन है तो हम लोग मोलारिटी फाइंड आउट करेंगे कुछ ऐसे, दैट इज m इज इक्वल टू m इंटू डी डिवाइडेड बाय 1 प्लस m इंटू m2 डिवाइडेड बाय 1000। देखिए इफ मोलारिटी इज गिवन, इफ मोलारिटी इज गिवन, तो गाइस इसके ऊपर फिर हमारे नोट्स में ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं होगी, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन कभी अगर आ गया, दिन ब दिन एग्ज़ाम का लेवल टफ होते जा रहा है, इफ़ अगर पूछ लिया तो ऐसे केस में आप लोगों को इसके साथ जाना है। ये रिलेशन बस अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। एंड इस लेसन में बहुत सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, इनफैक्ट फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ फॉर्मूलेज आते हैं, बराबर है। तो आप लोगों को बराबर ध्यान रखना है। फॉर्मूले के लिए एक छोटा सी कॉपी बना के रखेंगे, लेसन वाइज आप लोग उसमें फॉर्मूले बनाते जाइए, क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक फॉर्मूले के ऊपर आप लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखें। 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लीजिए, फॉर्मूला टोटल ब्रेकडाउन आ गया आपको, तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, राइट। कम टाइम में हमें ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए। तो ये है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बीच में। अब एक और तरीके की तरफ चलते हैं गाइस, जिसके साथ हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी। ये है नॉर्मेलिटी, एंड नॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करते बाय कैपिटल N। आपने परसेंटेज बाय मास पढ़ा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम पढ़ा, फिर आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा, फिर मोलैरिटी एंड देन मोलैलिटी। तो ये नंबर 6 पे हम लोग दे सकते हैं। अब नॉर्मेलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्टिकुलरली इसलिए ये NCERT के सिलेबस में इन्वॉल्व होता है एंड स्टेट बोर्ड में नहीं होता, इसलिए ये एंट्रेंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसे हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं जरा देखिए। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of a solute dissolved per liter of a solution, dissolved per liter of a solution। 1 लीटर सोल्यूशन में सोलूट के कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिजॉल्व होते हैं, वही क्या हो जाती है उसकी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की अगर बात करें तो नॉर्मेलिटी का मतलब देखिए, ये हम लोगों ने लिखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोलूट, राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन अ लीटर। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि वॉल्यूम इन अ लीटर ये कई बार पॉसिबल नहीं होता, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute divided by volume in ml, वॉल्यूम इन ml मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस तरीके से होगा, बराबर है। इससे हम लोग एक और तरीके से कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा एकदम आपको दिया रहे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो वेट ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोलूट। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो वेट ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोलूट, यहाँ पर है वॉल्यूम इन ml, एंड ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये डिवाइडेड बाय 1000 हो गया। ये नॉर्मेलिटी है। नॉर्मेलिटी का यूनिट अगर हम लोग देखते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऐसे आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं। गाइस नॉर्मेलिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मेलिटी एक और तरीके से आप लोग कैलकुलेट करेंगे एंट्रेंस में, याद रखेंगे पर्टिकुलरली फॉर एंट्रेंस एग्जाम। नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ सोलूट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोलूट।
सर ये तो फॉर्मूला यूज़ किया है हाँ मोलैरिटी में, लेकिन यहाँ पे क्या था, मॉलिक्यूलर वेट था, बराबर है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट था, यहाँ पर क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया। सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, पहले इससे समझना पड़ेगा। आप लोगों ने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जब पढ़ा था तो वहाँ पे इक्विवेलेंट वेट के बारे में पढ़ा था। डिफाइन करके देखें तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन अ ग्राम दैट रिएक्ट्स विथ 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 35.5 ग्राम ऑफ व्हाट, क्लोरीन। इसके साथ जो क्वांटिटी रिएक्ट करती है उससे इक्विवेलेंट वेट वगैरह कुछ कहाँ होगा, हमें यहाँ पर वो डेफिनेशन को याद नहीं करना, लेकिन इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं ये पता होना ही चाहिए। कैसे निकालते जरा सोचिए, इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट ये आप कैसे निकालते हैं, तो सर ये हम ऐसे निकालते हैं एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, बराबर है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे एसिड और बेस के ऊपर, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, अब एसिड एक कंपाउंड हो गया तो एटॉमिक वेट की जगह क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। एसिड की वैलेंसी का मतलब होता है उसकी बेसिसिटी, सुना होगा राइट, बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, बेसिसिटी एसिड के लिए हम लोग देते हैं, एंड बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द एसिड। एसिड में से जो H पॉजिटिव जा सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिसिटी। एंड सिमिलरली कुछ ऑक्सो एसिड्स होते हैं उनमें OH में से कितना हाइड्रोजन जा सकते हैं उसका मतलब भी बेसिसिटी होता है। खैर बेसिसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए HCl इज इक्वल टू HNO3, इन दोनों की बेसिसिटी एक है। क्यों ऐसा, इसमें से एक हाइड्रोजन जा सकता है, देख लीजिए जा सकता है एक हाइड्रोजन। लेकिन अगर आपके पास H2SO4 है तो देखिए गाइस इसकी बेसिसिटी 2 है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन जा सकते हैं। इफ आपके पास H3PO4 है तो इसकी बेसिसिटी 3 है, यहाँ से 3 हाइड्रोजन जा सकते हैं, राइट। तो ये इसकी बेसिसिटी हो गई। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, तो ये कैसे निकालेंगे, तो सर इसका उल्टा, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। जी हाँ, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या, एसिडिटी। अब एसिडिटी का मतलब क्या, तो बेस में से कितने OH ग्रुप जा सकते हैं, एसिडिटी का मतलब क्या, बेस में से कितने OH ग्रुप जा सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि NaOH अगर है, या फिर KOH अगर है, या फिर LiOH है, तो इन सब की बेसिसिटी 1 है, क्योंकि OH ग्रुप कितना है इसके अंदर, 1। लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर होगा तो, देन बेरियम हाइड्रोक्साइड अगर होगा तो, देखिए यहाँ पर आपको बेसिसिटी कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। अगर MgOH/2 होता तो इन केस में बेसिसिटी कितनी है, 2 है। हाँ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता या फिर फेरिक हाइड्रोक्साइड होता तो उसमें 3 OH ग्रुप है, तो ऐसे केस में उनकी एसिडिटी, बेसिसिटी नहीं, बेस की एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये इक्विवेलेंट वेट एसिड और बेस का निकाला, सॉल्ट का भी तो हो सकता है, हाँ, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सॉल्ट। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या, तो ये होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन कैटायन या फिर चार्ज ऑन एनायन, ये आप लोग दे सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ये तो एकदम इजीली आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन आप लोगों को इक्विवेलेंट वेट निकालते आना चाहिए, एंड जब इक्विवेलेंट वेट निकलेगा तभी हम लोग नॉर्मेलिटी के कंसेप्ट को बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, एसिड और बेस के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मेलिटी इसी के ऊपर पूछेगा, नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन एसिड या फिर बेस के ऊपर पूछेगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस क्या है, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी है। देखिए नॉर्मेलिटी के ऊपर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। क्या कहता है, what will be the normality of a solution containing 4.9 ग्राम 4.9 ग्राम ऑफ H3PO4 जिसका नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड डिजॉल्व इन
500 ml वाटर। आपको क्या फाइंड आउट करके देना है? नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करके देना है तो आप लोगों के पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वेट, दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट होता है, वेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर होता है V इन ml एंड यहाँ पे क्या होता है? 1000। अब वेट ऑफ सोल्यूट, आपके पास सोल्यूट कौन सा है? तो आपके पास वेट ऑफ सोल्यूट है 4.9 ग्राम, ठीक है। देन इक्विवेलेंट वेट क्या है? पता नहीं हमें, 1000 है, दिया है। वॉल्यूम कितना है? 500 ml, ठीक है, ये भी है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट नहीं है। तो इक्विवेलेंट वेट, ये कंपाउंड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी होगा, राइट। तो अब मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, ये बेसिसिटी यहाँ पे चली आ जाएगी। मैं बता देता हूँ आपको बेसिसिटी क्या है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि इसकी जो बेसिसिटी होती है वो क्या है? 3 है, बराबर है 4.9। अब H3PO4 इनका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, ये हो गया 3। फास्फोरस, सोचिए फास्फोरस का एटॉमिक वेट 31 होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 15 होता है, ठीक। देन इसके बाद 4 ऑक्सीजन का, ये 64, तो ये आएगा 98। अब सोचिए, ये कैलकुलेट कर दीजिए, यहाँ पर है 2। देन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये 0.5 आ रहा है ना। तो अब इसका आंसर अगर आप लोग देखते हैं तो इसका नॉर्मेलिटी जो आता है, ये नॉर्मेलिटी आप लोगों को मिलेगा 0.3 है। तो ये इस तरीके से नॉर्मेलिटी आप डिटरमाइन करके दिखा सकते हैं। गाइस, अब जैसे हम लोगों ने मोलरिटी को समझा था, वैसे नॉर्मेलिटी इक्वेशंस भी होते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वेशंस जिसे डाइल्यूशन फॉर्मूला कह सकते हो, मतलब क्या? दो सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को कंपेयर करना। हाँ, दैट इज N1V1 इज इक्वल टू N2V2 होता है, हमें पता है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? N2, दैट इज N1V1 अपॉन क्या होगा? V2। ये कैसे कैलकुलेट किया? एक सॉल्यूशन है आपके पास जिसकी नॉर्मेलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है। दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर आपके पास आता है V2, तो बताइए नॉर्मेलिटी कितनी है या फिर वॉल्यूम कितना है? ये भी आप लोग फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। सिमिलरली हम लोग नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर निकाल सकते हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर। तो नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर हम लोग कैसे निकाल देंगे? जैसे M निकाला था वैसे N होता है, दैट इज N इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी कॉमन तरीके से पढ़ोगे तो काफ़ी जल्दी प्रिपरेशन हो जाएगा, राइट, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। ये है नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका, क्लियर है। नाउ नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, इनके बीच में रिलेशन होता है गाइस, रिलेशन बिटवीन N एंड M, नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी कैसे होता है मैं बताता हूँ। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू बेसिसिटी होता है। क्या होता है? मोलरिटी इनटू बेसिसिटी। जैसे आप लोगों को कहेगा, एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि आपके पास 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है, 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन है, ठीक है। कहेगा कि इसकी नॉर्मेलिटी निकाल के दो, तो इसकी नॉर्मेलिटी देखिए 1 इंटू क्या आ गया? 2, दैट इज 2। क्यों? क्योंकि बेसिसिटी कितनी है? 2। मतलब नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी होगा, हाँ, लेकिन कब? जब बेसिसिटी 1 रहेगा तब। सिमिलरली नॉर्मेलिटी ऑफ बेस अगर निकालना है तो नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलरिटी इनटू एसिडिटी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग मोलरिटी भी तो निकाल सकते हैं, M इज इक्वल टू क्या? नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय बेसिसिटी हो जाएगा। एंड यहाँ पर मोलरिटी क्या हो जाएगा? तो नॉर्मेलिटी अपॉन एसिडिटी हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, ये रिलेशन काफ़ी काम में आता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या है? मोलरिटी इनटू बेसिसिटी फॉर एसिड है, एंड नॉर्मेलिटी फॉर बेस ये क्या है? मोलरिटी इनटू एसिडिटी होता है। क्लियर है गाइस? नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी के बीच का ये रिलेशन। नेक्स्ट एक और तरीका हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, दैट इज पार्ट पर
मिलियन। आप लोगों ने ये सुना होगा कभी, ppm इसे हम लोग कहते हैं, है ना, ppm। ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कभी सोलूट की क्वांटिटी ऐसी होती है, ट्रेसेस मतलब काफ़ी कम। जब भी सोलूट की क्वांटिटी काफ़ी कम है तो ऐसे केस में उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का तरीका यूज़ करते हैं, दैट इज़ ppm। नाउ ppm हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? तो ppm हम ऐसे डिफाइन करते हैं गाइस, दैट इज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल number of parts or total parts of all the components in the solution into 10 to the power 6 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, एंड 10 लाख मतलब होता है 10 टू द पावर 6। क्या आप लोगों ने सुना है कभी पानी का हार्डनेस या टीडीएस? हम लोग घर में आरओ यूज़ करते हैं तो पानी का TDS कितना होना चाहिए? TDS का मतलब क्या? इट इज़ टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। हम लोग इसे ऐसे पढ़ते हैं, टोटल डिजॉल्व्ड सॉल्ट। ये कितना होना चाहिए? तो WHO के हिसाब से पानी का जो ppm हम लोग पीना चाहिए वो होना चाहिए 200 से लेके 300 ppm तक। पता नहीं हमारे घर का RO इस रेंज में देता है या नहीं, बट खैर अगर इतना नहीं भी देता तो हम लोगों ने कम से कम इतना ppm का पानी तो पीना ही चाहिए, कम से कम इतने ppm का पानी। अदरवाइज कम ppm वाला पानी अगर हम लोग पीते हैं, कम TDS वाला पानी पीते हैं, तो ऐसा पानी हमारी बॉडी में से सॉल्ट को क्या कर लेगा? डिजॉल्व कर लेगा, उससे हमारा नुकसान ही हो जाएगा। गाइस इसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं फॉर्मेलिटी। जैसे मोलरिटी वगैरह यूज़ करते हैं वैसे फॉर्मेलिटी भी यूज़ किया जाता है। फॉर्मेलिटी क्या है? तो फॉर्मेलिटी इज नथिंग बट द मोलरिटी इन केस ऑफ आयोनिक सॉल्ट्स। अगर सॉल्ट्स की बात करते हैं तो ऐसे केस में हम लोग सॉल्ट का 1 मोल काउंट करने के बजाय 1 फार्मूला यूनिट कहते हैं। मतलब क्या, देखिए जैसे 1 मोल ऑफ NaCl, तो 1 मोल ऑफ NaCl ये हम लोग ऐसे न पढ़ते हुए हम लोग इसे ऐसे पढ़ते हैं, दैट इज़ 1 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl। इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। कैसे? 1 मोल NaCl, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट आता है 58.5, राइट, ये है ग्राम पर मोल, एंड इसका एक फार्मूला यूनिट का अगर वेट निकालते हैं तब भी वो इतना ही होता है 58.5 ग्राम पर मोल, या फिर फार्मूला कह सकते हैं। तो फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी बिल्कुल सेम तरीके से चलता है। फ़र्क ये है कि अगर आयोनिक सॉल्ट्स आ जाए तो हम लोग मोलरिटी की जगह पर फॉर्मेलिटी यूज़ करना पसंद करते हैं। एंड लाइक दैट ऑफ द मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट थी, बराबर है, वैसे फॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो फिर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्या था? तो मोल फ्रैक्शन था, परसेंटेज बाय मास था, एंड मोलैलिटी, बराबर है, ये था। नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है क्योंकि जहाँ पर वॉल्यूम आ गया तो वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो गाइज यहाँ पर आते आते आप लोगों ने पढ़े कि कैसे कैसे हम लोग सॉल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं एंड इनके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को इन शॉर्ट बता ही दिया। आप लोगों को इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के रूप में मिले हैं अपने नोट्स में, आप लोग वहाँ से उसे सॉल्व करेंगे एंड कोई डिफ़िकल्टीज होंगे तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करोगे।